बनाए, ऊंचे उठे और झूले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी है, हवाएं नए राग गाने लगी है। आओ बदल दे मौसम जमी के, नए कल की हर पल को पल पल सजाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में आए। मन में हमारे ज्ञानोदय हो, जहाँ से भी गुजरे उजाले रचाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए। धन्यवाद। महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो शायद शाम को रिलीज़ करेंगे तो वापस आएंगे। हमारे बीच में सूचना में दो नाम थे, राजू अनावाड़िया और अतुल पिटकर। अतुल पिटकर की माताजी की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए उनको बम्बई जाना पड़ा बीच में। उनकी सेहत अब ठीक है। तो एक न्यूज़ ये है, हमारे बीच में किरण चावड़ा भी थे विसनगर से। कल मुझे पूछ रहे थे वो क्यों नहीं दिख रहे, तो वहाँ भी उनकी आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो पहुँचे उसके पहले शरीर शांत हो गया, तो किरण भाई इसीलिए नहीं है। और हमारे बीच में कल जो पधारे हैं, जिनका परिचय ना हुआ हो तो अरुण भाई एक बार खड़े हो जाए। हमारे गुजरात के वरिष्ठ प्रबोधक अजय जैन भैया के छोटे भैया है और पूरा परिवार लगा है इस पूरे कार्य में। हमारे साथ राजकोट आत्मीय से भाई विजय भाई भी उपस्थित है, वो भी प्रबोधक है। तो ऐसे दो नए मित्र आए और मुझे सूचना मिली है शायद सुधा दीदी, सुधा पांडे जिसका मैंने जिक्र किया था, वो रविवार के दिन आएगी। तो ऐसे ये न्यूज़ है। और जैसे शिविर चल रहा है उसकी खुशहाली में आज मैंने भिक्षा का प्रबंध किया है। भिक्षा बोलते तो पूर्ण भोजन, तो आज भी ज़रा प्रीति भोज होगा। धन्यवाद। हाँ, संजय भाई भी सूरत से आए हैं, दूर चुप गया इनको। वैसे संजय भाई, कल्पना बहन और अवनी, वो तीन परिवार भी कल हमारे साथ सूरत से जुड़े। बहुत बढ़िया। तो कुछ एक लोगों को बीच में से जुड़ना हमें आयोजन करने वालों को उत्साहवर्धक इसलिए होता है कि कुछ अच्छा काम किया, ये लोग एक दो दिन के लिए भी आ गए, तो बहुत अच्छा अपना उत्साह बढ़ता है। और कल बातें चल रही थी, विजय भाई जो पूरे दिन बड़ौदा से यहाँ रहे, सबकी सेवा करते रहे, राइट, रूम अलॉटमेंट से लेके विवेक भाई। तो विवेक भाई मुझे कह कर के गए हैं कि भैया क्या नहीं हो सकता पूरे 12 किताबों का अध्ययन यहाँ। तो मैंने कहा सभा के बीच में प्रस्ताव रखूँगा। भैया के साथ मेरी बात हुई, आज सुबह सोम भैया के साथ भी बात हुई, तो प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया ही है।
अगर शाम कल तक सबका मन बनता है तो फिर आयोजित करेंगे, बारी बारी सभी पुस्तक होगा। भैया ने भी कहा कि और प्रबोधकों को भी बुला सकते हैं, जैसे योगेश भैया है, श्रीराम भैया है। और एक नया मॉडल भी मैं सोच रहा हूँ कि हर समय शायद 7 दिन ना भी हो सके तो हम स्प्लिट कर करके करें, 3 दिन, पर किसी तरह ये 12 पुस्तकों में से गुजर जाए एक आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर, तो काफ़ी गति सभी की अच्छी बनेगी। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ अनाउंसमेंट या कुछ? आप कुछ पूछ रहे थे कल, अभी पूछना चाहेंगे बाद में? हाँ हाँ, उसमें थोड़ा 2 प्रश्न बना था मेरा। बिल्कुल। एक तो पहले आपने बताया कि बाबा जी जैसे जीते थे वैसा थोड़ा हमने भी जीने का ट्राई किया, कि गन्ना का जो खेत बेत लगाया ऐसा आपने बताया। तो फिर आपने बताया कि मुझे थोड़ा फिर ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मैंने भी थोड़ा एक कदम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में आगे बढ़े ऐसा। तो क्या वही है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना? और फिर दूसरी बात ये थी कि आपने बताया था कि नहीं, हमें खाली ये बातों में ही नहीं आना चाहिए, मॉडल के रूप में हमें दिखना भी चाहिए कि जीता हुआ आदमी कैसा होना चाहिए। तो फिर मुझे ये जानना था कि मॉडल के रूप में वो कैसा होना चाहिए ऐसा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उस बारे में हम सभी लोग अपने अपने तरीके से समझ ही रहे हैं और उसको इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बेसिकली ये लगता है, मतलब, और ये मेरी समझ जो है समय के साथ परिवर्तित भी हुई है। एक सोच ऐसी बनती है कि ये समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का मॉडल जो है, अभी का जो हम जी रहे हैं उससे बिल्कुल छोड़ के कहीं और नई जगह पर जाकर शुरू होगा, है ना। ये जीना जो है किसी डिफरेंट देश और डिफरेंट काल के अंदर जाकर शुरू होगा, है ना। तो हमको मतलब ऐसा एक सोचने में आता है कि भाई हमको कुछ पैसे वैसे जमा कर लेने चाहिए और फिर उसके बाद में कुछ नए सिरे से हमको खेती और उस तरीके से सेटअप बनाना चाहिए, उस तरीके से जिंदगी शुरू होगी। अब मेरा ऐसा सोचना नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना। तो उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस का मतलब हम जहाँ हैं वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ से मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो पहला कदम मेरा यहीं बढ़ेगा, है ना। पहला कदम मेरा वहाँ जाके कैसे बढ़ेगा, है ना। तो पहला कदम मेरा जहाँ मैं हूँ वहीं से बढ़ेगा। तो मुझे बेसिकली छोटे छोटे कदम जो यहाँ पर पहचान रहा हूँ, जो मेरे साथ में है, उसको एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है ना। तभी जाके हम किसी बड़ी जगह पर पहुँचेंगे, है ना। तो 3 चीजें हैं जो हम बोलते हैं कि इस प्रगति के लिए आवश्यक है ना। एक है वातावरण, दूसरा है संस्कार, पूर्व संस्कार, और तीसरा है अध्ययन। है ना। इन तीनों के योग में हम प्रगति करते हैं, है ना। इन तीनों के योग में हम प्रगति कहें, उन्नति कहें, है ना, ये करते हैं। आज की स्थिति से जिस स्थिति में हमको जाना है ना। यानी कि आज की स्थिति में हम जहां भी हैं वहां से समाधान समृद्धि के लक्ष्य के लिए, प्रगति किस ओर,
समाधान समृद्धि प्रमाण की ओर। वातावरण किसे कहते हैं? जैसे मेरे लिए आप सब एक वातावरण है ना? हम सब आपके लिए एक वातावरण है ना? वातावरण वो है जिससे हमारे अंदर जो बीज है जागृति का वो पोषित हो, है ना? तो जैसे कि मतलब ये माने कि हर एक हम में से हर एक कोई एक जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, और हमने कहा कि हर जीवन में एक बीज की तरह है ना? वो बीज का अंकुरण होना है ना? अब बीज का अगर वातावरण नहीं मिलता है तो वो अपने तरीके से पड़ा रहता है, लेकिन जब उसको वातावरण मिलता है तो फिर उसमें अंकुरण शुरू होता है। तो हमारे को एक चीज करनी है, अपने वातावरण को मानवीयता के अनुकूल बनाना है ना? तो उस चीज का एक काम करना है। तो अभी हमारा तो दो चीजें से परिवर्तन होगा। एक तो हम अपनी स्वीकृतियों को परिवर्तित करते हैं, है ना? हमारी कल्पनाशीलता में जिस तरीके की हमारी स्वीकृतियां होती हैं, हम देखते हैं हमारा वातावरण भी उसके अनुसार बदलने लगता है ना? तो एक वाक्य बाबा जी बोला करते थे कि हमारी स्वीकृतियां ही हमारा वातावरण है। तो स्वीकृतियां जो हैं जीवन में हम बनाते हैं, तो हमारा बाहर का वातावरण भी फिर उसके अनुसार हमको पहचानने में आने लगता है ना? जैसे आप में इस दर्शन के प्रति कुछ स्वीकृति का भाव था, तभी आप यहाँ पर आए हो, है ना? ठीक है ना? तो ये दोनों चीजों के साथ में हो रहा है। मतलब आप कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन आपने इस यहाँ पर आने का चयन किया क्योंकि आप में इसके प्रति एक स्वीकृति थी कि यहाँ से मेरा एक विकास होगा, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी। कुछ हम प्रयास पूर्वक भी अपने वातावरण को बनाते हैं, जैसे ऐसी गोष्ठियों में जाना, ऐसे पुस्तकों को पढ़ना, ऐसे शास्त्र को पढ़ना, ऐसा समय निकालना, अपने दिनचर्या में इसको लाना, है ना? तो ये प्रयास पूर्वक भी हम इसको बनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बेंगलोर से आए, तो हम लोग एक प्रकार से इस वातावरण को पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अध्ययन का एक वातावरण है, तो कुछ समय के लिए हमको इसका यहाँ से हमें पोषण मिलेगा, तो इस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए, है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि बेसिकली हम ये दोनों पक्षों का विकास हो रहा है इसमें, है ना? तो प्रयास पूर्वक भी हम कुछ वातावरण बनाते हैं। जैसे कुछ लोग जो है, मतलब आप जैसे पुणे से विश्वनगर शिफ्ट हुए, तो वो प्रयास पूर्वक एक वातावरण को पहचानने का काम है। तो वातावरण एक महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना जो है हम शुष्क हो जाते हैं, है ना? इस चीज को मैंने अपने में देखा है ना? हमारे अगर प्रतिकूल वातावरण होता है तो हम जो है उसमें शोषण का महसूस करते हैं, है ना? तो एक जो है, देखिए नौकरी है वो भी एक वातावरण है ना? व्यापार एक वातावरण है, आस पड़ोस भी एक वातावरण है ना?
कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होंगी, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं भी होंगी। और जो चीज हमारे कंट्रोल में है धीरे धीरे उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको बलवती बनाया जाए। दूसरे चीज को अपन साधन माने, साध्य न माने, है ना। दो चीजें हैं, कुछ चीजें हमारे जैसे अपना घर तो अपने लार्जली अपने, है ना, कि हाँ हम उन चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, या हमको लगता है कि ये तो अभी पड़ोस ऐसा ही है, हो सकता है हम परिवर्तित कर सकते हो, बट हो सकता है नहीं कर सकते। ऐसे कुछ परिस्थितियां हमारी नौकरी की हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं, नौकरी हो सकता है हम बदल सकते हो, है ना, या कुछ काम डिफरेंट कर सकते हो। इस तरीके की कुछ परिवर्तन हमारे हाथ में होंगे, कुछ हो सकता है हमारे हाथ में ना भी हो, है ना। तो उस तरीके से हम उसमें कुछ आवश्यकता प्रयास पूर्वक उसको अनुकूल बना सकते हैं जागृति के लिए। पूर्व संस्कार क्या है? पूर्व संस्कार हमारी अभी तक की स्वीकृतियां हैं। इसमें से कुछ स्वीकृतियां जो हैं वो जागृति के अनुकूल होंगी, कुछ एक्चुअली प्रतिकूल भी होंगी, है ना। तो कुछ जो है हमारी अभी तक की स्वीकृतियां सकारात्मक हैं, कुछ जो है नकारात्मक भी हैं। तो इनको हाईलाइट किया जाए, इनको पोषण किया जाए, इनके ऊपर एक प्रकार से ऐसा, इनके लिए ऐसा काम किया जाए जिससे इनका पोषण ना हो, है ना। तो ये इस तरीके से ये पूर्व संस्कार, क्योंकि जो भी हमारी बनेगी स्वीकृतियां जो हैं, जो अभी तक पूर्व में सकारात्मक है उसी के ऊपर बनेगी, है ना। तो ये एक काम बेसिकली हम पूर्व संस्कार के लिए कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है अध्ययन। अध्ययन का मतलब क्या है? सामान, हाँ, माइनस वाला पॉइंट है उसमें, कैन वी हैव सम एग्जांपल? बहुत हर एक के नेगेटिव के अंदर जाने का क्या निकलेगा, है ना। अब किसी की जो है मान लो प्रवृत्ति है कि फोन में ही घुसे रहते हैं, है ना, या फिर कोई और, मतलब नेगेटिव की तो लिस्ट कितनी भी बना सकते हैं, है ना। तो उस चीज को अपने को देखना होगा। ये हैबिट्स ही हैं, है ना, जो हमने एक्वायर कर ली हैं किसी क्रम में। तो उस, और कुछ हमारी पुरानी भी हो सकती हैं, तो उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है, उनको अनरेवल करने की आवश्यकता है। कैसे वो होता है? अपने से अधिक के सामने आते हैं ना, तो कहीं उसको वो, मतलब उसकी निरर्थकता अपने को स्पष्ट हो जाती है ना। जैसे मान लो किसी को सिगरेट पीने की आदत हो, है ना, तो अब क्या किया जाए उसको, है ना। तो ये कहीं जाके उसको स्वीकृत होना होगा कि ये जो है निरर्थक है ना। कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखे वहां पर क्या हालत होती है, हाँ। तो मतलब उसी प्रकार से हम जो है अपने पूर्व संस्कार को एड्रेस कर सकते हैं, है ना। पूर्व संस्कार हमारे कुछ क्रियान्वयन में भी होगा, कुछ मानसिकता में भी होगा, है ना। कुछ चीजें व्यवहार में होंगी, कुछ एक्चुअली, कुछ हमारी नेगेटिव हम
प्रवृत्तियां होगी और बार बार घूम घूम के आती हैं, है ना। तो परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा ध्यानाकर्षण हो सकता है उन चीजों के ऊपर, है ना। एक पैटर्न होता है हम सभी की जिंदगी में, कुछ एक तरीके से रिपीटेडली पैटर्न बने रहते हैं, घूम घूम के वही वही चल रहा होता है। तो उससे पता लगता है कि हमारा विचार जो है उनमें घूम रहा है, इसीलिए उससे बारंबार वो चीजें आ रही हैं। सब प्रवृत्तियों का प्रस्ताव मिलता है यहाँ पर, है ना। नकारात्मकता के लिए कोई कार्यक्रम यहाँ पर मिलता नहीं है ना। अध्ययन क्या है? कुल मिला के अर्थ को समझना, शब्द से अर्थ को समझना। यानी कि जो कहा गया है उसको समझना, व्यवस्था के स्वरूप को समझना हर स्तर के ऊपर, है ना। तो उसके लिए शास्त्र अभ्यास एक विधि है, जो जैसे हम यहाँ पे मानव व्यवहार दर्शन शास्त्र का पठन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, है ना। तो घर में इसके लिए कुछ समय बनाया जा सकता है ना। अपने घर में एक बोर्ड हो तो 1 या 2 सूत्र को रखा जा सकता है ना। उस पे घूमते फिरते नजर जा सकती है ना। स्कूलों में जैसे होता है वैसे आज का विचार, उस तरीके से कुछ किया जा सकता है। तो ये जो है मतलब कुछ समय, जैसे नहा धो के पूजा पाठ में बैठते हैं ना, तो थोड़ा समय उसके लिए 5 मिनट इसके लिए भी कुछ पढ़ने के लिए निकाले। मतलब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि रेगुलर रहा जाए, है ना। भले ही मतलब आप 2 घंटे 3 घंटे नहीं भी, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट इसके लिए निकाला जाए रेगुलर। और अच्छा है अगर साथ में मिलके कर रहे हो परिवार में, पति पत्नी, मगर बच्चे भी शामिल हो जाएं तो और भी अच्छा। तो उस तरीके से परिवार में एक मिलके समझने का, क्योंकि परिवार ही जीने का अभ्यास स्थली है ना। क्योंकि शास्त्राभ्यास से ही फिर व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास के सूत्र मिलते हैं, है ना। तो वही बेसिकली हमको बेसिकली करना है। एक ओवरऑल मुझे सूत्र मिलता है बाबा जी से कि यथास्थिति में संतुलन और विकास में प्रवृत्ति। इसको बोलते हैं स्वभाव गति। स्वभाव गति में अध्ययन होता है, स्वभाव गति में ही अध्ययन होता है। आपके घर की यथास्थिति और मेरे घर की यथास्थिति जरूरी नहीं है एक जैसी हो। तो इसलिए आपके घर में संतुलन का मतलब और मेरे घर में संतुलन का मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी जगह हमारी जो जिम्मेदारियां पूरी करनी है उसके लिए हमें कुछ नौकरी करनी है, कुछ काम करना है, कुछ सेविंग करना है, कुछ क्या करना है, कुछ मकान किराए पर लेना है, कुछ पेरेंट्स को इधर अपने साथ शिफ्ट करना है, या हमें उनके पास जाना है, या क्या किसी भी तरीके के, किस स्थिति में
संतुलन के लिए क्या मतलब है उसको पहचान के करना। असंतुलन के साथ में अध्ययन नहीं होता है ना, इसमें कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं है। तो यथास्थिति में संतुलन आवश्यक है, और ये विकास की प्रवृत्ति जो है इन चीजों में प्रवृत्ति है ना। तो यथास्थिति में संतुलन को बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे हम आवेशित हों, है ना, किसी तरीके का टेंशन हो, कोई चंचलता हो, ये सब चीजों से अध्ययन स्लिप हो जाता है ना। बाबा जी की भाषा में उस पे साबुन लग जाता है, हम फिसल जाते हैं उससे, है ना। तो इसलिए स्टेबिलिटी बनाकर चलने की जरूरत है ना। तो इतना ही मेरी तरफ से। तो इसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको जोड़ सकें, कुछ कहना चाहें तो मुझे ये लगता है कि जो व्यवस्था जो बनेगी, जिसको हम कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ये किसी जगह जाके हम कोई कम्यून बसा देंगे उस तरीके से नहीं बनेगी, है ना। कम्यून मतलब एक ऐसे क्लोज्ड सिस्टम को बना देंगे जहाँ पे सब काम वहाँ के लोग, है ना, एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर कर रहे हों, ऐसे मुझको नहीं लगता है ना। इसका एक सिस्टम जो है वो ओपन ही होगा, है ना। दूसरा, ये जो है दर्शन का जो प्रस्ताव है, ये मेन स्ट्रीम के लिए है ना। हम सोचते हैं कि ये किसी अलग हटके हमको कुछ करना है ना। वो वैसा प्रस्ताव नहीं है कि हमको जो है दुनिया से अलग होके कोई अलग दुनिया बसानी है, उस स्वरूप में ये प्रस्ताव नहीं है। तो ये हम देख ही रहे हैं, बाबा जी जो है धर्म नीति, राज्य नीति, व्यवस्था, सारे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुछ सिस्टम्स हमको बनाने हैं, जो सिस्टम्स हैं उनको इवॉल्व करना है ना। तो इवॉल्व का मतलब ही यही होता है, जो है वही विकसित होता है ना। तो और जो 10 सोपानीय व्यवस्था है, उसके प्रथम सोपान पर हम प्राकृतिक रूप से हैं, है ना। एक परिवार में है ही, तो अगर मान लो कोई 10 सोपानीय व्यवस्था हो ही जाती है, तो यही परिवार में हमको जीना है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अलग हो जाएगा, है ना। तो उन्हीं के साथ में एक्चुअली अपने को संबंध को पहचानना है। मतलब ये पूरा जो बाबा जी ने जो सारे पुस्तिका मतलब जो शास्त्र दिए हैं, तो टोटली पहले इस सूचनाओं को लेना है, उसको समझना है। जो शिक्षा संस्कार है, मतलब जीवन जो योजना भी बताई है बाबा जी ने, जीवन विद्या योजना, शिक्षा संस्कार और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने जी। तो टोटली तो पहले उस पर ही हमें फोकस करना है, ऐसा है ना। हाँ, ऐसा ही है। ये सब एक्चुअली साथ साथ चलने वाली चीज है ना। हम सोचें कि एक स्टेज केवल हम पढ़ेंगे और जिएंगे नहीं, है ना, और एक समय में आने के बाद में हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अध्ययन पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद जीना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जीने के साथ साथ हम पढ़ेंगे, समझेंगे और विकसित होंगे, और फिर उसके बाद में एक बार पढ़ लेने के बाद में भी जीने के क्रम में पुनः इसको हम लोग अभ्यास के रूप में रेफर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ, है ना।
कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ चीज मिस हुई हो? है ना, सामान्य सी बातें हैं, इन्हीं को ही अपने को ध्यान रखना है ना। परिवार में पति पत्नी संबंध जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है ना। वो एक प्रकार से धुरी है। वहां पर जो है उस संबंध में सामरस्यता को अगर हम पा जाते हैं तो गाड़ी अच्छे से आगे बढ़ती है, और वहां पर अगर खींचतान है तो गाड़ी घिसट घिसट के चलती है है ना। तो सबसे पहली बात हम लोगों का इस संबंध को, क्योंकि ये जो 3 पीढ़ियों का जो संबंध है, इसमें जो मिडिल वाली पीढ़ी है ना, वो पति पत्नी संबंध की है। तो वहां पर अगर हम पार पा गए तो काफी बात आगे बढ़ जाती है ना। तो ये वाली चीज को अपने को तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करना होता है ना। मिलजुल कर काम करना होता है, एक दूसरे को एक्नॉलेज करना होता है, दूसरे को अप्रिशिएट करना होता है, एक दूसरे को माफ करना होता है ना। गलतियां होती ही हैं, है ना, और सही के साथ टिकना होता है। एक दूसरे की गलती के साथ नहीं होना है ना, सही के साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। लक्ष्य के अर्थ में एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। कभी कोई पलड़ा कमजोर हो रहा है तो दूसरे पलड़े को, है ना, आगे ले लेना है। तो ये नर नारी में समानता का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना। तो ये दोनों मिलके जो है काफी कुछ इस संबंध से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हम, मेरे को लगता है कि परिवार को अगर हम मान रहे हैं कि ये प्रमाण जो है वो परिवार में होगा। बच्चे तो है ना अनुसरण स्टेज में ही होते हैं एक आयु तक, है ना। और जो एडल्ट्स हो गए, मतलब माता पिता जो हो गए, और उनके जो माता पिता हैं वो भी एक प्रकार से एक स्टेज के बाद उनको भी हमको फॉलो ही करना होता है ना। क्योंकि आप उनको फॉलो नहीं कर सकते हो, है ना, आपको उनका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जिम्मेदारी जो है वो मिडिल जनरेशन की आ जाती है ना। तो उस तरीके से बेसिकली यहां पर काफी फोकस हो जाता है ना। भैया कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप जोड़ना चाहेंगे कुछ? नहीं? प्रियंका, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में एक सूत्र है स्फुरण और स्फूर्ति के लिए। तो उसमें स्फुरण के लिए लिखा है कि हमारा वातावरण या नैसर्गिकता ही योग्य संज्ञा है स्फुरण के लिए। तो क्योंकि योग हम पढ़ रहे हैं तो हमारा वातावरण, हमारी नैसर्गिकता हमारे विकास के लिए, हमारे स्फुरण के लिए योग्य संज्ञा है योग। और स्फूर्ति क्योंकि हमारा वैभव, मतलब जो स्फुरण हुआ है फिर हमें जो वैभव है हम उसको प्रकट कर सकें, वो स्फूर्ति है। तो स्फुरण के लिए वातावरण एक योग संज्ञा है, वहाँ पे एक सूत्र है। बढ़िया। दो शब्द हैं, स्फूर्ति और स्फुरण।
स्फुरण का मतलब होता है कि जैसे कोई बीज को किसी अनुकूल वातावरण में डालते हैं तो उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है, स्फुरण शुरू हो जाता है। और बीज में पहले से ही कुछ स्फूर्ति है, उसमें अपनी भी कुछ ड्राइव है, उसको अपन बोल रहे हैं स्फूर्ति, है ना। इन दोनों के योग में अध्ययन है। तो हमारे पास में कुछ अपनी भी ड्राइव है, कुछ हमको वातावरण चाहिए। इन दोनों के सहअस्तित्व में हमारा बेसिकली प्रोग्रेस होता है। तो हो क्या जाता है, आप जब जीवन विद्या के शिविर में आते हैं या उस तरीके से, ओके, एक और अध्ययन के लिए अध्ययनार्थी। हाँ, स्फूर्ति वैभव के रूप में प्रमाणित होती है, पर उससे पहले भी हमारे अंदर कुछ स्फूर्ति है ही, पूर्व संस्कार के रूप में। तो कुछ हमारे और कल्पनाशीलता के रूप में, है ना, हमारे पास में है जो कि आगे बढ़ता है। तो अध्ययन हमेशा वातावरण और अपने एफर्ट, इन दोनों के योग में हो रहा है ना। केवल अपने एफर्ट से भी नहीं हो रहा है और केवल वातावरण से भी नहीं हो रहा है। तो जीवन विद्या शिविर में हम जाते हैं तो होता क्या है, तो एक अचानक ऐसा वातावरण मिलना लगता है जो हमारी मूल चाहना के पोषण के से संबंधित होता है। तो वो अचानक से हमें कुछ चीज, भले उस समय सब पूरा समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है। और वो नरिशमेंट को मिलना शुरू होते ही हमारा स्वयं का वैभव या स्फूर्ति जो है वो आने लगती, क्योंकि हमारी वो कोर को एड्रेस कर रहा होता है वो, है ना। कहीं वो हमारे पूर्व संस्कार से जो सकारात्मक है उसके साथ अलाइन हो रहा होता है ना। तो ऐसा लगता है कि इतने समय तक जैसे किसी बंजर धरती पर पानी नहीं पड़ा हो, उसके ऊपर, है ना, पानी पड़ने लगे हो। तो फिर उसके बाद उसमें से कुछ स्प्राउटिंग शुरू हो जाता है ना। तो ये एक बेसिकली हमको तो ऐसा वातावरण हमको प्रयासपूर्वक बनाना है ना। जैसे हम लोग सब प्रयासपूर्वक यहाँ पर आए हैं, तो उस वातावरण को पाने के लिए, और ये वातावरण हमारे घर में भी कुछ बना सकते हैं हम, है ना। हमारे घर परिवेश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं, कुछ अध्ययन का कुछ प्रयास कर सकते हैं, और साथ में जो पॉजिटिव स्वीकृतियां हैं हमारी अभी तक की, उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, और जो नेगेटिव स्वीकृतियां हैं हमारी, उनकी उपेक्षा कर सकते हैं, उनको छोड़ने के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं, है ना। तो क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, ये हमको लक्ष्य के अर्थ में पता लगता है कि क्या ये जो है, मान लो आलस है, प्रमाद है ना, क्या ये मेरे को वहां तक ले जाएगा, है ना। क्या मैं ये जो मतलब कोई काम है उसको भूल जाता हूं बार बार, जो कमिट करता हूं उसको नहीं करता हूं, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, क्या ये मेरे को बेसिकली मेरे प्रमाणित स्वरूप में जीने के अलाइंड है या नहीं है। उसके लिए मैं कुछ काम कर सकता हूं क्या जो मैं डिसीजन मेकिंग में डिले करता रहता हूं, है ना, क्या ये चीज अच्छी है या इस मतलब विरोधी है अच्छेपन के।
तो ये सब चीजें अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर आए, है ना, कि कुछ चीज डिसाइड करने हैं उसमें अपन देर लगाते जा रहे हैं, है ना, तो समय बदल जा रहा है, परिस्थितियां बदल जा रही हैं, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक वो सूत्र जो था उसका, हाँ भी, हाँ जी, एक क्वेश्चन था कल में जो था ना उसमें, तो भ्रांत और पूर्ण जागृत, तो उसमें जो भ्रांत और पूर्ण जागृत, देव मानव या और दिव्य मानव, तो उसमें कैसे अलग होता है वो? तो क्योंकि उसमें भी 10 क्रियाओं है, तो वो प्रमाणित है। हाँ, तो प्रमाणित होने में या उपकार की प्राथमिकता में अंतर है ना। तो एक जो मानव जो है वो एषणा त्रय के साथ, यानी कि वित्तेषणा, पुत्तेषणा और लोकेषणा के साथ जीता है, तो एक प्रकार से वो व्यवस्था में जीने का होता है। देव मानव, दिव्य मानव में क्या हो रहा है, अन्य लोगों को उसके कैपेबल बनाने के अर्थ में बेसिकली स्वयं में व्यवस्था में बना ही हुआ है, अब वो व्यवस्था को परंपरा बनाने के अर्थ में काम कर रहा है। ये डिफरेंस है, दोनों में 10 क्रिया तो है ही, जीवन के रूप में अनुभव जो है दोनों में समान है। अनुभव की अभिव्यक्ति का जो है स्वरूप जो है वो बदल गया है ना, ठीक है ना। तो पहले आदमी जो है पहले अपने परिवार में जिएगा, परिवार में व्यवस्था को प्रमाणित करेगा, परिवार को व्यवस्थित होगा, फिर उसके बाद वो समाज में भागीदारी करेगा, वो देव मानव में होगा, वो देव मानव में होगा, है ना। और दिव्य मानव में कैसे होगा? दिव्य मानव में, देव मानव में लोकेषणा के साथ में है, मतलब अपनी पहचान के साथ में उपकार करने की बात है। दिव्य मानव में उपकार, पहचान की भी कामना नहीं है और केवल उपकार का भाव बना हुआ है। क्योंकि ये वाली जो प्रक्रिया है, चाहे मानव स्वरूप में प्रमाणित होना है या देव मानव या दिव्य मानव, ये वातावरण के साथ में है ना। तो इसलिए केवल ऐसा नहीं है कि अनुभव संपन्न हो गए तो सीधे दिव्य मानव बन गए। दिव्य मानव की योग्यता हो गई, लेकिन प्रमाणित होना पहले मानव पद का होगा, फिर देव मानव का होगा, फिर दिव्य मानव का होगा, है ना। ठीक है, तो मेन जो ट्रांजिशन जो है वो है भ्रांत पद से भ्रांताभ्रांत तक का, है ना। उसके बाद वाला वो अति निकट बताया कि ये उसके बाद ये बहुत पास में ही है, क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज आपके पास में अनुभव आ ही जाता है ना। प्रमाणित होना जो है वो एक्चुअली अन्य के साथ में ही होगा। मेरे को जहाँ तक याद है, हाँ। कि देव मानव में आपने बताया था दया पूर्ण जीता है, दया जो है उसका स्वभाव बन जाए, स्वभाव है, और दिव्य मानव में करुणा स्वभाव है, करुणा स्वभाव है, ऐसा है। उपकार की शुरुआत मानव पद से ही हो जा रही है ना। उपकार की प्राथमिकता के अंदर या उपकार के अंदर अंतर आ जा रहा है। दया कृपा करुणा का कॉम्बिनेशन उपकार बोल सकते हैं, ऐसे होगा ना, मतलब करुणा प्रधान है, करुणा में दया और कृपा शामिल ही है। हाँ, दया कृपा है ना। उपकार उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है मेरे ख्याल से। हाँ, उपकार मतलब दूसरे को अपने जैसा बना देना, है ना, दूसरे को योग्य बनाना। तो कल हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे धन समाज की संपत्ति, उस पर अपन लोग कुछ चर्चा किए थे। तो हम लोग पेज नंबर 95 तक पर पहुंचे थे।
तो मैं अपने 5 सूत्र पढ़ता हूँ। विकार मतलब आवेशित गति। अभी इसका पोजीशन शायद इस जगह विकार शब्द का तो उपयोग नहीं हुआ, बट एक बार पढ़ लेते हैं इसको। विपाक आवेशित गति का परिणाम, व्यंजना प्रभावित होना। एक शब्द होता है परिपाक, एक होता है विपाक, है ना। परिपाक मतलब परिपक्व हो जाना, कोई चीज जो है जैसे फल का पक जाना या भोजन का बन जाना, तो वो परिपाक है। विपाक मतलब बिगड़ जाना। कारण गुण और गणितानुक्रम न्याय से प्राप्त निर्णय की सिद्धांत संज्ञा है तथा सिद्धांत से ही किसी भी क्रिया का बोध होता है। इस पर अपन कुछ चर्चा किए थे कि ये भाषा के 3 प्रकार हैं, कारण गुण और गणित, और उससे हम जब अध्ययन करते हैं तो हमको क्रिया का बोध होता है। काल, विचार तथा रचना भेद की गणना गणित से है। तब समय की भी गणना हम गणित से करते हैं, दूरी की भी गणना हम गणित से करते हैं, और किसी भी रचना के स्वरूप का भी आकलन हम गणित के द्वारा करते हैं। घटना के पूर्व रूप को सापेक्ष कारण संज्ञा है ना। जैसे घटना है दूध उबल गया, है ना, और तो उसका पूर्व कारण क्या है कि भाई हमने गैस पर उसको रखा था, है ना। तो उसी तरीके से जागृति क्रम जागृति में भी हम जागृत हो गए, ये मतलब उसका सापेक्ष कारण क्या हुआ, हम किसी जागृत व्यक्ति से मिले, उससे कुछ समझे, तो उसका सापेक्ष कारण वो होगा, है ना। निरपेक्ष कारण क्या होता है, व्यापक सत्ता में संपृक्तता, है ना। तो निरपेक्ष कारण तो सदा बना हुआ ही है ना। तो भ्रमित व्यक्ति भी व्यापक में उतना ही संपृक्त है, तो ऐसा नहीं है उसमें संपृक्तता में कोई कमी है, केवल कमी है उसके अनुभव में। काल, क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है। तो काल जो है उसकी अवधि मतलब ड्यूरेशन। जैसे सूरज का, धरती का अपनी धुरी पर घूमना, है ना, उसमें जो समय लग, उसकी अवधि जो बन रही है, उसको हम ये कह रहे हैं ये एक दिन है ना। फिर उस दिन के हमने 24 भाग कर दिए, उस ड्यूरेशन के 24 भाग कर दिए, उसको बोला ये 1 घंटा है। तो काल अपने आप में कोई इकाई नहीं है, क्रिया की अवधि है। पदार्थ रचना, पदार्थ की अवधि की रचना या वस्तु संज्ञा है जिसकी गणना की जाती है। अवधि का मतलब शुरू होने और खत्म होने दोनों के बीच। बिल्कुल ऐसा ही है। रचना की अवधि की विस्तार संज्ञा है। उद्भववादी गुणों की सम संज्ञा है। प्रलयवादी गुणों की विषम संज्ञा है। विभववादी गुणों की, विभव मतलब बने रहने वाले गुणों की मध्यस्थ संज्ञा है। सम विषम मध्यस्थ गुणों को ही क्रमशः रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण की संज्ञा से भी जाना जाता है। संपूर्ण परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रिया के लिए प्राप्त ऊर्जा रूपी सत्ता की निरपेक्ष कारण संज्ञा है ना। तो सापेक्ष कारण हमने समझ लिया था, अब ये
परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रिया के लिए प्राप्त ऊर्जा को निरपेक्ष कारण संज्ञा है। निरपेक्ष सत्ता का तात्पर्य जिसका उत्पत्ति क्रम का कारण ना हो, मतलब ये इसका कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है, है ना, वो केवल निरंतर हमेशा से है, नित्य है और नित्य स्थिति में हो। इसको इसीलिए कहा ये स्थिति पूर्ण है, और प्रकृति को कहा ये स्थितिशील है ना। तो प्रकृति स्थिति गति के रूप में है, स्थितिशील मतलब स्थिति गति के रूप में, और सत्ता केवल स्थिति है, उसमें कोई गति नहीं है, किसी भी प्रकार का तरंग दबाव आदि उसमें है नहीं। परमाणु व्यूहों में सहवास मतलब पास पास आने से जो प्रभाव विशेष है, क्रिया प्रतिक्रिया और परिपाक है, उसको सापेक्ष कारण संज्ञा है। तो परमाणु व्यूह हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं या मॉलिक्यूल ग्रुप्स हैं, मॉलिक्यूलर बॉडीज हैं, उनमें एक्शन रिएक्शन और रिजल्ट से उसको हम कह रहे हैं सापेक्ष कारण। अनेक अणु परमाणुओं से संगठित पिंड व उनकी क्रिया को स्थूल क्रिया और परमाणुविक क्रिया को सूक्ष्म क्रिया संज्ञा है ना। तो स्थूल जो है, जैसे पत्थर हो गया, ये चेयर हो गए, ये स्थूल है, पर अगर देखेंगे तो मूल में ये परमाणुओं से बने हैं, है ना। तो स्थूल स्तर के ऊपर भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो रही, और परमाणुओं में जो अगर परिवर्तन हो रहा है तो केवल वो प्रस्थापन विस्थापन विधि से ही हो रहा है, अदरवाइज परमाणु अपने आप में निरंतर बने हुए हैं। जैसे लकड़ी को जला देते हैं तो उसमें उसके परमाणुविक स्तर के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। कागज को जला देते हैं तो कागज को बनाने में भी परमाणु भाग है, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और कुछ ऐश बन जाता है, तो वो उस स्वरूप में हो जाता है, पर परमाणु यथावत बने रहते हैं, है ना। परमाणु में कोई मात्र परिवर्तन होता है जब तक उसके नाभिकीय या न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा उसके गठन को चेंज नहीं करते हैं, तब तक उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से सूक्ष्म क्रिया जो है वो परमाणुविक क्रिया है, और वहां पर गति जो है वो बहुत अधिक है ना। स्थूल स्तर के ऊपर गति बहुत कम है। जैसे कोई एक क्रिस्टल है या पत्थर है, तो उसमें भी कुछ प्रकार का एक अणुओं का आपस में पास आना दूर जाना इस प्रकार से बना हुआ है ना। लेकिन जो गति परमाणु में है वो बहुत अधिक तेज है ना। जिस गति से परिवेश आपस में गति कर रहा है, जिस गति से जो नाभिक घूम रहा है, वो गति बहुत ही तेज है। गति कंपन और तरंग भेद से सूक्ष्म गतियां व क्रियाएं हैं। होती है, बहुत कम होती है। जैसे पानी है, पानी स्थूल है, उसमें भी कुछ गति हमको दिख रही है ना। और जैसे एक क्रिस्टल है, तो उसके भी जो मॉलिक्यूल्स बने हैं उनमें भी आपस में कुछ इस तरीके से पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, सब बना है। पेड़ है वो स्थूल है, लेकिन उसकी प्राण कोशिकाओं में किसी प्रकार का एक स्पंदन चल रहा है और वो आपस में एक पल्स से चल रहा है ना। तो वो भी गति हमको आंखों से वो नजर नहीं आ रही है, पर वो है। तो एक समय ये माना गया था, इनको जड़ परिभाषा इसलिए दी गई थी कि ये कहते हैं इनमें गति नहीं है ना। लेकिन एक्चुअली ये भी गतिशील है, ये स्थिति के साथ गतिशील भी है ना।
तो चैतन्य की स्थिति गतिशील है और जड़ भी स्थिति गतिशील है ना। भैया ऐसे देखने जाए तो जितने भी एटम्स हैं, हम बोलते हैं कि ये लोहा है, ये सोना है, ये बाकी रियल में देखने जाओ बहुत सूक्ष्मता के लेवल पे, तो वुड में भी वही है। मतलब कोई लकड़ी है तो उसके अंदर भी वही परमाणु स्ट्रक्चर है जो सोने में भी है जी, जो डायमंड में भी है। मतलब तो यही होता है कि सारे परमाणु एक बेसिक लेवल पे, एक फंडामेंटल लेवल पे तो इक्वली है। हाँ, फिर उनका संगठन अलग अलग है कुछ। बिल्कुल। कार्बन का परमाणु जो है, चाहे वो हीरा हो या कोयला हो, वो वही है, लेकिन उसका गठन जिस प्रकार से बना है उससे वो बेसिकली एक प्रकार का क्रिस्टल बनाया है, एक प्रकार के नए गुणों को व्यक्त कर रहा है ना। हाइड्रोजन अकेले में जलने वाले के रूप में है, जब पानी के स्वरूप में है तो वो बेसिकली आचरण जो है उसका बदल गया है। पर हाइड्रोजन एटम जो है उसकी आइडेंटिटी फिर भी बनी हुई है ना। जैसे परिवार में 6 सदस्य हैं, है ना, तो परिवार इकाई के वो अंश हैं और वो परिवार का मिलके एक आचरण करते हैं, है ना, उनका एक संयुक्त आचरण है। लेकिन उसमें फिर भी पिता एक अलग इकाई है, माता एक अलग इकाई है। ये मिलकर एक संबंधों को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। वहां पर एक्चुअली संबंधों की पहचान और निर्वाह हो रहा है। उसी तरीके से परिवार समूह में परिवार विलय नहीं हो जा रहा है ना, लेकिन वो संयुक्त रूप में कुछ आचरण कर रहे हैं। तो भैया यही होता है ना, जैसे 1H1 हाइड्रोजन बोलते हैं तो वो सबसे सबका मदर हो गया। मतलब उसमें से ही, क्योंकि अभी जो सोलार में भी जो चल रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, तो उससे ही फिर हीलियम बनता है। तो ऐसे जो 118 तत्व है उसका फंडामेंटल तो नॉर्मली हाइड्रोजन को ही बोलेंगे ना। हाँ, पर अगर हम एलिमेंट टाइप्स बोलेंगे तो ये 120 प्रकार के एलिमेंट टाइप्स हैं। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स केवल हाइड्रोजन को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो हीलियम एटम है वो हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बना है ना, वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। सोडियम का जो एटम है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग बन गया है, उसका आचरण अलग हो गया है। तो अब वो हाइड्रोजन की क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है, तो उसमें वो आइडेंटिटी नहीं है हाइड्रोजन की, जो अभी आप बोल रहे हैं। जैसे H2 है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आइडेंटिटी है, फिर भी वो दोनों हैं और अलग आचरण में है। बिल्कुल, तो वहाँ केमिस्ट्री लग जाती है। राइट। हाँ, और यहाँ पे फिजिक्स लगता है कि इतने एलिमेंट्स है। ठीक, बिल्कुल आपने ठीक बोला एकदम, है ना। तो प्रकृति की क्रियाएं को समझने के क्रम में ही फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, फिर जूलॉजी है और फिर साइकोलॉजी है ना, है ना, ठीक है ना। तो हम हर चीज को मतलब जो जिस स्तर के ऊपर है उसकी व्याख्या उसी स्तर के ऊपर हो सकती है और उसकी भाषा वहां पर ही होगी, है ना। तो साइकोलॉजी की भाषा के को जो है वो परमाणुविक भाषा नहीं होगी, है ना। तो भौतिक क्रिया को समझाने के लिए हम परमाणुविक भाषा का प्रयोग करेंगे, रासायनिक क्रिया को समझाने के लिए हम रासायनिक भाषा का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से पेड़ पौधों की क्रियाकलाप का बताना है अगर आपको, तो परमाणुविक भाषा वहां पर काम नहीं करेगी। परमाणु वहां पे अपने स्तर पर काम कर ही रहे हैं, तो वहां पर एक्चुअली रसायनों की भाषा काम करेगी, है ना। तो इसको मतलब अभी जो साइंस में पढ़ाते हैं वो भी ठीक ही पढ़ाते हैं, है ना। तो वहां पे लेकिन एक चीज है, यूनिफाइड थ्योरी अपने को नहीं मिल पाती है। जो सहअस्तित्ववादी सिद्धांत है जिसको हम कह रहे हैं, वो एक्चुअली सभी जगह पे किस प्रकार से सहअस्तित्व प्रभावी है, वो एक मैसेज जो है कम्युनिकेट नहीं हो रहा है ना। ठीक है ना, कि सहअस्तित्व मूल में सबकी स्थिति जो है वो सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में है और परमाणु में विकास हो रहा है
और वो चैतन्य के रूप में आके इस प्रकार से मानव स्वरूप में आके इन सब के ज्ञान से संपन्न हो जाता है। ये मिसिंग पीस है। थोड़ा आपने बताया, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद जनरली ये प्राण संसार मतलब बॉटनी आ गई, बॉटनी के बाद जूलॉजी आ गई जूलॉजी के केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद बॉटनी, बॉटनी के बाद में जूलॉजी, जूलॉजी के बाद में साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। क्या बात है है ना? हाँ, मतलब ये सब आपस में लिंक ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री को जोड़ता है, केमिस्ट्री जो है वो है ना बायोलॉजी को जोड़ता है। अभी आजकल जो रिसर्च है वो इंटरडिसिप्लिनरी होने लगी है, क्योंकि एक केवल एक अपन केमिस्ट्री में फोकस करेंगे ऐसा बनता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो है इतनी विकसित हो गई है कि मतलब उसके साथ में आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज चाहिए, उसके साथ में आपको बायोलॉजी की भी नॉलेज चाहिए, तभी जाके आप कुछ है ना मतलब अगर मेडिसिन फील्ड में काम करना है तो उसको दोनों तीनों चीजें चाहिए। तो ऐसा है ना? जी सर। विस्तार तो भैया मतलब मैं समझता हूँ दूरी को ही कह रहे हैं, है ना? जैसे एक अपन फिजिक्स में या साइंस में बचपन में करते थे ना कि कोई भी चीज के लिए उसकी यूनिट्स के लिए MLT इस तरीके से करते हैं, उसका मास, लेंथ, टाइम, फिर उसके बाद चार्ज को भी जोड़ दिए थे, है ना, MLTQ, उससे हम उसको देखते थे। तो उन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, है ना? तो इन चीजों की गणना होती है। जैसे ये रचना है, ये हॉल एक रचना है, तो उसके अंदर नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप है, फिर किसी शेप में वो वाली वॉल है, वो किसी शेप में ये वाली वॉल है, ये दोनों एक जैसी हैं और ये दो रेक्टेंगुलर वॉल्स हैं। फिर इसके बाद इसका रूफ एक तरीके से बनाया है। तो इसका डिस्क्रिप्शन मेथड मैथमेटिकली किया जा सकता है, अपन करते ही हैं, है ना? इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं, है ना, बनाते हैं, उसका 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाते हैं। तो वो रचना का डिस्क्रिप्शन है। ये तो सिंपल रचना है जिसको स्ट्रेट लाइंस के द्वारा ही हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे कोई गाय का शरीर का रचना है तो उसमें बहुत सारे वो भी हम मैथमेटिकली मॉडल किया जा सकता है। रचना को पूरी तरीके से गणित द्वारा व्याख्या किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। इसमें जो व्याख्या है ना उसको थोड़ा मीन्स के इसमें रचना की व्याख्या की है पदार्थ की अवधि और विस्तार की व्याख्या की है रचना की अवधि। तो उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा मीन्स के वो समझ। हाँ, पदार्थ की अवधि मतलब जैसे एक पत्थर है, एक रचना, जहाँ जितना दूर तक वो पदार्थ फैला हुआ है वो रचना की अवधि। विस्तार मतलब अब इस पत्थर का ये विड्थ लेना है, हाइट लेना है, तो वो अपन ने उसको देख लिया कि अपन ने वर्नियर कैलिपर्स लगाया या वो कुछ लगाया जिससे अपन ने नाप लिया, उसका भी आकलन कर सकते हैं उसके डायमेंशंस को। विस्तार एक प्रकार से उसके डायमेंशन को कह रहे हैं, है ना? क्रिया का बढ़ जाना ही विकास की घटना है, इसके विपरीत में ह्रास की घटना है। चैतन्य इकाई में कंपन की अधिकता ही विशेषता है। तो आंशिकता में अभाव तथा अपारदर्शकता से अंधकार है। अंधकार मूलतः छाया ही है। तो एक प्रकार से हम यहाँ पर जैसे प्रकाश और ज्ञान की तुलना कर रहे हैं, है ना, आगे वाले सूत्र में। चैतन्य इकाई ज्ञान पारदर्शी होने के फलस्वरूप अज्ञान का अभाव हो जाता है, जिससे यथार्थ दर्शन होता है
तथा सर्वत्र ज्ञान ही प्रतिष्ठित परिलक्षित होता है। चैतन्य इकाई के विकास और जागृति की यह सीमा या ये स्थिति निर्भ्रांत अवस्था है। भ्रमित चैतन्य इकाई ज्ञान में पारभासी होने के फलस्वरूप अज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं होता, पर साथ ही साथ ज्ञान का भास होने लगता है, जिससे कभी कभी यथार्थ का भास भी होता है तथा कभी कभी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति तथा अनाव्याप्ति दोष सहित दर्शन होने लगता है। यही भ्रांत अवस्था है। तो जो भ्रमित चैतन्य इकाई है उसको भी कुछ दिखता है ना, और उसका कुछ मतलब दुनिया को लेकर एक नजरिया बन जाता है ना, जिसमें अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन हो सकता है ना। वही हमारा फिर एक प्रकार से पूर्व संस्कार है। अनुभव संपन्नता तक के अनंतर जब तक वित्तेषणा पुत्तेषणा में जीता है तब तक भ्रांताभ्रांत अवस्था है। भ्रमित चैतन्य इकाई में ज्ञान के अपारदर्शी होने के फलस्वरूप अज्ञान विवशता के रूप में बना रहता है, अर्थात अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष सहित ही स्वीकृति होती है। यही भ्रांत अवस्था है। अतिव्याप्ति मतलब जो जैसा है उससे अधिक समझना, अव्याप्ति मतलब जो जैसा है उसे वैसा न समझना, अनाव्याप्ति मतलब जो जैसा है उसे उससे कम समझना। जागृति की परिपूर्णता पारदर्शकता से ही सिद्ध होती है। मानव के लिए यह जागृति ज्ञान की पारदर्शकता से सिद्ध होती है। ये अगला वाला मुझे स्पष्ट नहीं है पूरा। आकार, प्रकार, श्वास, प्रश्वास, आस्वादन और उत्पादन के एक सूत्रात्मक और विशृंखलात्मक भेद से क्रियाएं परिलक्षित हैं। एक अर्थ मेरा ऐसा बन रहा है, आकार प्रकार से पदार्थावस्था इंगित है, श्वास प्रश्वास से प्राणावस्था इंगित है, और फिर आस्वादन से जीवावस्था और उत्पादन से ज्ञानावस्था। बट ये एक बेसिकली एक गैस है, तो इसको मैं मार्क करा हुआ हूँ, अभी आगे देखेंगे इसको। चैतन्य इकाई में कंपन की अधिकता ही विशेषता है। भैया सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा और इसके साथ जड़ का कुछ कंपैरिजन, जड़ का ही कंपैरिजन है। जैसे उदाहरण के लिए हमको जैसे कोई अगर हमको चीज को तोड़ना है ना, तो उसके लिए एक हाई वाइब्रेशन वाली चीज को लाते हैं, तो वो उसके साथ में वो टूट जाती है ना, तो वो उसके साथ जुड़ती नहीं है ना। ऐसा कुछ मैं मानता हूं कि चैतन्य के अंदर जो है कंपनात्मक गति अधिक है, इसी कारण वो जड़ के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। चिपकता नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, वो अणुबंधन और भार बंधन नहीं बनाता है, उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, चाहे फिजिकल बॉन्ड हो या केमिकल बॉन्ड हो, वो नहीं बनाता है। तो उसके अंदर इतनी गति है, कंपनात्मक गति है, कि वो उनके साथ उनसे अलग रहता है। जड़ का उनसे जुड़ना नहीं बनता है, जड़ से उसका जुड़ना नहीं बनता है ना। तो ये मैकेनिकल कंडीशन है उसकी। लेकिन यहाँ जो चैतन्य इकाई की बात कर रहे हैं वो मानव के रूप में कर रहे हैं कि खाली
जीवन के के रूप रूप में। जीवन के रूप में। भैया मैं इसको तो बताइए भैया। मैं एक है वर्तुलात्मक गति और एक है कंपनात्मक गति। एक घूर्णन गति। वर्तुलात्मक भी है ही ना। वर्तुल मतलब गोल चक्कर लगाना, और घूर्णन का मतलब क्या है? अपने एक्सिस के ऊपर घूमना। करेक्ट। और ये जो कंपनात्मक है मतलब वाइब्रेशन। हाँ, मतलब वो पूरा प्लेन है, आपस में वो वाइब्रेट कर रहा है। पंखे का उदाहरण लें तो वर्तुलात्मक गति कर रहा है जबकि वो जड़ है, ठीक है। हाँ, सभी में, तीनों में, जड़ परमाणु में भी ये तीनों गतियां हैं, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनात्मक गति जो है वो तुलना में अधिक हो जा रही है उसमें, चैतन्य परमाणु में। हाँ, मतलब ये तो निश्चित है कि विकास यानी कि जीवन परमाणु में कंपनात्मक गति जड़ परमाणु की तुलना में अधिक है ना। लेकिन क्या जो है सोडियम परमाणु की कंपनात्मक गति हाइड्रोजन के से ज्यादा है, इसका मुझे पता नहीं। अभी भी जो है मतलब किसी तरीके से एटम की स्टडी की ही जाती है ना। उसके अलग अलग गुणों का अध्ययन किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर से अध्ययन किया जाता है, उसकी तरंगों का अध्ययन किया जाता है, उससे उसका कुछ आकलन होता है। उसका रीजन भी यही है कि सेंटर में जो भार नहीं है ना, हाँ, इसीलिए बढ़ रहा है। हो सकता है। और बाकी एक प्रश्न ऐसा भी होता है, जब सेंटर में भार नहीं होता तो न्यूक्लियस रहेगा कैसे, परमाणु कैसे रहेगा? वो ऐसा बोले बाबा जी कि ये जो परिवेशी अंश मिलके अपनी गति द्वारा सेंटर वाले का भार को उठा लेते हैं। समास बना रहा है, एक कुल मिला के एक भार बन रहा है, काल्पनिक देखे तो। हाँ, मतलब उनकी जो परिवेशीय की अंशों की गति से सेंटर की जो है उसको, उसके वेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ऐसा कुछ है ना। मेरे को बहुत ज्यादा उसका स्टडी नहीं है, मतलब ये साइंस का एक मुद्दा है। ये भी हमको दिखाई देता है कि अभी भी जो जड़ परमाणु है उनका वेट जो है वो एग्जैक्टली वो नहीं होता है जो नाभिक में है, उससे कम होता है। तो ये कम क्यों होता है? तो ये जो परिवेशीय जो है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, उससे उसका वेट जो है वो कम आता है, ऐसा कुछ लॉजिक बनता है, न्यूट्रलाइज करता है उसको, कायरोस्कोपिक इफेक्ट। तो इसको अपन और स्टडी का मुद्दा है ये फिजिक्स का, है ना। भैया ये जो यहाँ पे भैया, तो ये जो तीनों गतियाँ है उसके ऊपर जो जागरूक मानव, अभी अमानव है, फिर मानव हुए, फिर ये, तो उसके ऊपर वो कुछ असर होता है क्या तीनों गतियों पे, या तो स्ट्रक्चर? देखिए, स्ट्रक्चरल चेंज वाला जो काम है वो तो एक्चुअली पूरा हो गया, और साथ में ऐसा भी नहीं है कि अनुभव हो गया तो कंपनात्मक गति और बढ़ गई। अदरवाइज तो ये होगा कि फिजिकल इफेक्ट है ये। हम हर चीज को, इवन मूल्यों को भी हम है ना फिजिकल सेंस में नापना चाहेंगे फिर, जबकि वो ये कह रहे हैं कि जीवन का गठन वैसा ही रहता है। एक बार बाबा जी से पूछा तो क्या आत्मा का कंपन जो है अनुभव होने के बाद बढ़ जाता है, वही रहता है, या क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, केवल उसके अभिव्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो अदरवाइज आप सोच के देखिए, अदरवाइज हम हर चीज को मैकेनिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, है ना। हाँ, फिर हम ऐसे सोचेंगे कि हर चीज का मैकेनिकल होना चाहिए, है ना। विश्वास भी का भी कुछ मैकेनिकल मेजरमेंट होना चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, एक्चुअली भैया हमारा अभ्यास कैसा है कि हम कोई भी चीज को एक चीज को हम दूसरे की सापेक्षता में जनरली देखते हैं। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा है ही, राइट? तो आई थिंक मुझे लगता है वो सब शिक्षा से आया है, ऐसा मुझे लगता है। वही एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि चैतन्य का जो है जड़ के साथ में कंपैरिजन जो है वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो हम जो है चैतन्य के ही सापेक्षता के अंदर आकलन कर सकते हैं, चैतन्य शक्तियों को। भैया मतलब ये जो कल्पनात्मक गति है, मैं जो समझा हूँ वो ठीक है कि नहीं, करेक्ट करना। मतलब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जैसे पृथ्वी सूरज के आसपास परिक्रमा कर रही है, तो वो वर्तुलात्मक भी कर रही है और वो सेल्फ भी अपनी एक्सिस पे घूम भी रही। हाँ, वो घूम रही है। मतलब ये दोनों तो सबको क्लियर है। लेकिन जो कल्पनात्मक है, तो मतलब बहुत सारे जो योग संयोग होते हैं अलग अलग ग्रह के, तो जैसे मून भी पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, तो उसकी भी मतलब कहीं ये पृथ्वी जो घूम रही है उस पर इम्पैक्ट आ रही है। जैसे कि जब मून आता है तब वो पूरा समुद्र का पानी एक साइड मूव होता है, फिर वो जिस साइड जाता है तो वो उसकी भी मूवमेंट, वो सेल्फ भी रोटेट हो रही है, वर्तुल भी कर रही है, लेकिन उसका भी मतलब एक प्रभाव पृथ्वी पर कहीं ना कहीं आ रहा है, जो हम लिक्विड की वजह से वो देख रहे हैं। अगर लिक्विड नहीं होता फिर भी वो माइनर मतलब मूवमेंट तो होता शायद। जैसे लिक्विड में एकदम क्लियरली दिखा रहे हैं कि पानी का स्रोत बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे योग संयोग होते हैं, तो वो माइनर कंपन जैसा होता होगा। ये स्थूल एक मतलब इस तरह से होता होगा कंपन, एक गति। हाँ, ऐसा ही कुछ है। मैं आपको बताता हूँ बाबा जी के साथ में क्या चर्चा हुई थी। मेरा उससे बहुत कंक्लूसिव तो नहीं है, बट जो चर्चा हुई वो कम्युनिकेट करता हूँ ताकि आपकी कल्पना को दिशा उसमें उसके अनुसार ले सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किताब से बताया कि जैसे मान लो ये नाभिक है और ये परिवेश में घूम रहे हैं, तो अब ये प्लेन भी पूरा साथ में वाइब्रेट कर रहा है ना। तो ये चीज कर रही है, साथ साथ ये प्लेन भी कर रहा है। इसको कंपनात्मक गति कह रहे हैं, है ना। फिर दूसरा मतलब उनसे ये पूछा, ये चंद्रमा और धरती, क्या चंद्रमा खींच लेता है पानी को या क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि है ना, ये इन दोनों का सहअस्तित्व के अर्थ में गति है। मैं उनके पास में बैठा था, उन्होंने मेरे हाथ ऐसे दो पकड़े, ने कहा कि जैसे दो व्यक्ति नृत्य कर रहे हों, तो नृत्य करते हुए सामने आते हैं तो दोनों में सिहरन होती है ना। नृत्य करते हुए जब एक दूसरे से, जैसे गरबा होता है ना, उसमें एक तो अलग अलग मूव करते हैं, एक फिर सामने भी आते हैं, सामने होता है तो फिर उसमें एक सिहरन होती है, वही ज्वार भाटा है। तो मतलब ये लगा कि उनकी भाषा जो है हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री वाली भाषा से अलग भाषा कुछ है। तो ये कारणात्मक भाषा है एक्चुअली, है ना, कि ये इसको आप गणितात्मक भाषा से नहीं बता सकते कि इनके अंदर एक सहअस्तित्व है और उसमें एक प्रकार की खुशहाली है ना। अब ये खुशहाली को फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे बताओगे? है ना। हाँ, ऐसा मतलब भाषा बन रही है, उसमें एक प्रकार का खुश उस तरह से नहीं है, पर उसका कुछ स्वरूप है, हार्मनी है एक तरीके की, है ना। मुंह पे स्माइल आ जाना, दांत दिखा देना, उसको ही तो हम स्माइल अभी खुशी मानते हैं, लेकिन जबकि हार्मनी भी सबसे बड़ी खुशी है। जैसे सामान्य वो बोलते हैं कि प्राण सूत्रों में खुशहाली होती है ना, तो वो नई रचना में लग जाते हैं। अब ये आप अगर बायोलॉजी की भाषा नहीं बनेगी वो, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पर
बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में केवल नापने तोलने वाली भाषा तक बन रहा है ना, रूप गुण के रूप में बन रहा है। बट ये वाली जो भाषा है जो कि गुणात्मक परिवर्तन की जो भाषा है, ये वहां से आ रही है ना। ये उस चीज को देखने पर जो मानव में भाषा बन रही है वो है ये समझ आ रहा है। जैसे किसी चीज को हमने देखा और फिर उसके बाद में हम उसको भाषा जो दे रहे हैं वो भाषा बन रही है ना। मेजरमेंट से नहीं बन रही, ये मेजरमेंट वाली भाषा नहीं है। नहीं है। यस यस यस, बराबर। सारे लोग सारे ग्रह अपनी गति में हाँ, मतलब एक उनका एक हार्मनी है, एक तालमेल है और उनका एक प्रयोजन के साथ में है। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि सूरज जो है वो पकड़ के घुमा रहा है सबको, है ना, ऐसा नहीं है। जबकि इनके अंदर एक स्वयंस्फूर्त गति है और अग्रिम विकार है ना। तो ये एक्चुअली सहअस्तित्ववादी विज्ञान को हमको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। साइंस के एंगल से पढ़ते हैं तो हमको उतनी सीमा तक ही दिखता है ना। भौतिकवादी साइंस जो हमको अभी पढ़ाते हैं उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो उसकी ब्यूटी हमको पकड़ में नहीं आती है। जबकि ये ब्यूटी को इंगित कर रहे हैं, उसकी सुंदरता को इंगित कर रहे हैं, है ना। सुंदरता साइंस के पकड़ में नहीं आती है, सुंदरता मानव के पकड़ में आती है। साइंस भी भैया ने बोला ना कि सापेक्ष में पढ़ रहे हैं। हाँ, सापेक्ष इसमें आता ही नहीं। बिल्कुल। तो हम क्या है, साइंस ने थोड़ी जिद पकड़ ली है कि हर चीज को गणित के द्वारा समझेंगे, है ना। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो गुण और कारण के पकड़ में आती हैं, वो गणित के पकड़ में नहीं आती हैं, वो मानव भाषा में ही पकड़ में आती हैं। जैसे ये जो है धरती और चंद्रमा के हार्मनी को एक्सप्लेन करना, व्यवस्था को एक्सप्लेन, व्यवस्था एक्चुअली गणित के बाहर की चीज है ना। तो गणित से हमको केवल उसके रूप का आकलन हो पा रहा है और गुण का आंशिकता में आकलन हो रहा है, लेकिन जो उसका होना और बने रहना और परंपरा के रूप में होना, उसकी सुंदरता, उसका साक्षात्कार, ये चीजें जो हैं वो केवल मानव में घटित हो रही हैं। वो चीज जो है वो उस चीज को हम मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। भैया उसको आई थिंक जैसे बाबा जी हर बात को वो है ना जीने से जोड़ के देखते हैं। हाँ। तो आई थिंक जैसे जीने के साथ देखते हैं कि भाई आई थिंक उनकी जो भाषा मुझे ऐसा जस्ट लगता है कि जैसे हम जीने के साथ भी देखते हैं तो जैसे तालमेल रहता है, जैसे अभी हम तालमेल के साथ जी रहे हैं तो वो एक खुशहाली है। अभी यहाँ कोई ऐसे बड़ी बड़ी स्माइल करके सब बैठे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो तालमेल के साथ जैसे जिंदगी जीते हैं तो वही एक खुशहाली की स्थिति है, वही एक प्रसन्नता की स्थिति है। तो आई थिंक उस सुंदर से बाबा जी उसी सुंदरता को वो पेड़ों में भी देख रहे हैं, उसी सुंदरता को वो पत्थरों में भी देख रहे हैं, धरती में भी देख रहे हैं, उस हार्मनी का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पत्थर के अंदर स्माइल हो रहा है या कुछ ऐसा है, बट उसमें हार्मनी का दूसरा लेवल है ना। तो वो एक्चुअली हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वहां भी एक मध्यस्थ क्रिया है, वहां भी एक हार्मनी है, वहां भी एक व्यवस्था है, और व्यवस्था केवल यांत्रिक नहीं है, प्रयोजन के साथ में, प्रयोजन यांत्रिक नहीं होता। तो एक बार बाबा जी ने इस प्रकार से देखा, बोला मुझे कि हम अगर वस्तु को समझते हैं तो हमको पता लगता है कि वस्तु भी हमको पहचान रहा है। हाँ, पर उसका एहसास होना, ये वस्तु अपनी हैसियत के अनुसार हमको पहचान रहा है ना। तो उन्होंने कहा अनुभव के बाद वस्तु से हमारी दूरी शून्य हो जाती है। अभी हमको एक वस्तु अलग है, हम अलग हैं, हम वस्तु के साथ रेजोनेट हो जाते हैं,
मतलब वास्तविकता के साथ हम रेजोनेट हो जाते हैं। तो रेजोनेट होने का मतलब उसके साथ तदाकार हो जाते हैं, है ना। तो बेसिकली तदाकार होने का अर्थ ही यही है ना कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए। ये वाले जो लास्ट 2-3 वाक्य है उससे ऐसा लग रहा है कि हम सहअस्तित्व या अस्तित्व को ज्यादा समझ सकते हैं, ऐसा अगर ऐसे देखें तो। और एक भैया मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान जो है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, गलत हो सकता है, कि मुझे लगता है कि विज्ञान वो थोड़ा सा विचार वाले पक्ष को थोड़ा शून्य करने की कोशिश कर रहा है मानव के, ऐसा मुझे शून्य लगता करने नहीं, शून्य यानी मतलब आप सोचो मत, इट इज गिवन, राइट, इस टाइप का मुझे फीलिंग आ रहा है। नहीं, देखिए विज्ञान ने बहुत अच्छी बात करी, तर्क का स्वागत किया है और तर्क को एनालिसिस करने को उसने महत्व दिया है, जबकि आदर्शवाद ने तर्क को चुप कराने की बात करी थी। विचार शून्यता की बात आदर्शवाद में है। साइंस ने तर्क को ही सब कुछ मान लिया। एक तरीके से एक आगे की ओर गति हुई है ना। हम चीजों को समझ सकते हैं इस तरफ, एक प्रकार से हमको केवल मानना नहीं है, हमको जानना है। उस अर्थ में विज्ञान ने एक कदम आगे बढ़ाया है ना। अब उसके आगे एक कदम आए, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, है ना। साइंस ने बोला हम मानेंगे नहीं, है ना। उससे पहले बोला मान लो इसको। यहां पर क्या कह रहे हैं? जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। हेलो, मेरा पर्सपेक्टिव भैया उससे मैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्कूल में नहीं गया है, जिसको विज्ञान मालूम ही नहीं है क्योंकि उसने कोई ऐसे पढ़ाई की ही नहीं है, तो मतलब उसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, मैं ऐसा, तो ऐसे व्यक्ति तो भैया विचार से ही चलते होंगे। हाँ देखिए, अभी 3 कैटेगरी में बाबा जी बात आदमी जाति को रखते हैं, है ना। ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी, है ना। तो ज्ञानी वो लोग, मतलब ब्रॉड, ये कोलोकियल भाषा है बाबा जी की, है ना, दार्शनिक भाषा नहीं है। ज्ञानी का मतलब है जो लोग पोथी उसके पर रहते हैं कि बुक में जो लिखा है वो ठीक लिखा है और किसी धर्म ग्रंथ को मानते हैं, उनको अपन ज्ञानी कैटेगरी में रख रहे हैं। विज्ञानी वो हैं जो मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को मानते हैं, प्रयोग करके मानेंगे, जो दिखता है उसको सही मानेंगे। अज्ञानी वो है जिसके पास में कोई विचार ही विकसित नहीं हुआ है ना। वो जो ज्यादा जोर से बोलता है उसके पीछे चल देता है ना। हेलो जी सर। ये भैया, जीवन परमाणु में जो गुण गति है वो तो कंटिन्यूस, सॉरी कल्पनात्मक गति तो कंटिन्यूस चलती है जी, तो इसकी वजह से हमको थॉट प्रोसेस चलता है हमारे में। हाँ, जीवन में अपने अंदर एक प्रकार की गति है और वो उसमें कुछ क्रियाओं का पाया जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभव। तो केवल विचार ही नहीं है, है ना, इसके साथ में ये 5 क्रियाओं का, 5 स्तरों का संयुक्त रूप में है। तो ये कंपन जो है कुल मिला के इनका संयुक्त रूप में है, ऐसा विचार, इच्छा। हाँ, तो इनकी एक हार्मनी की एक स्थिति है ना। अब वो हार्मनी की स्थिति को मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसको मैकेनिकल हार्मनी ना माना जाए, है ना। तो मेडिटेशन में हम क्या आशा, विचार, इच्छा को बैलेंस करने की कोशिश करते, क्या करते उसमें? मेडिटेशन में जो भी परंपरागत मेडिटेशन है वो आशा, विचार, इच्छा को स्लो करने और चुप करने के अर्थ में है, चुप करने के, है ना। और मतलब विचार शून्यता उसका लक्ष्य है।
मैं जरा टॉयलेट ब्रेक लेके आता हूँ 1 मिनट में। 8 तारीख दोपहर को भोजन के बाद, जैसे 12:30 बजे भोजन है, तो करीब भोजन के बाद 1-1:30 बजे जागरण होती है। सभी लोग 8 तारीख को कुछ लोग 7 को जा रहे हैं सभी। हाँ, तो वो सूचना ऐसा तय किया है कि वो बोनी भाई को लिखा देंगे। ये जो आप बाद में सूरत से आने वाले 2-3 लोग हैं, ठीक है ना, और जिनका भी सहयोग राशि आंशिक आया है या बाकी है, वो भी मैंने आज ग्रुप में मैसेज जो दिया है वो सब कर दे पूरा। धन्यवाद। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है यहाँ पर कि जो भैया ने बोला ना, अक्षर ज्ञान विज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है, तो अध्ययन कर ही सकता है। बिल्कुल। एक बार बाबा जी से पूछा था कि जो क्या पढ़ा लिखा होना आवश्यक है क्या? ने कहा जो पढ़ नहीं सकता कम से कम सुन तो सकता है ना। तो मतलब पढ़ना भी सुनना ही है, सुनना भी पढ़ना ही है ना। और कुछ चीजें तो मुझे ये लगता है जो ये भी वो बोले कि ये जो चीज है इसमें अज्ञानी, विज्ञानी और ज्ञानी तीनों को समान रूप से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। शायद अज्ञानी के लिए आसान है क्योंकि पहले के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं बने रहते हैं, तो एक इनोसेंस है ना। तो हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। जैसे भैया मेरी जो दादी जी थी बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया। मेरे डैडी हैं वो इंजीनियर थे, बड़ी जो बुआ है वो मेरी प्रिंसिपल थी, और छोटी बुआ मतलब बीएससी की थी उन्होंने। तो मतलब वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को आगे प्रमोट किया ऐसे। तो बिल्कुल, तो ये पता लगता है कि विजडम या समझदारी जो है वो स्कूली पढ़ाई लिखाई का मोहताज नहीं है ना। बाबा जी की खुद की कहाँ स्कूली पढ़ाई लिखाई है ना। उनके क्लास में अपन बैठे हाँ भैया, क्वेश्चन है जैसे तीनों गतियां हैं, घूर्णन गति, वर्तमान गति और कंपनात्मक गति, तो ये भ्रमित मानव और जागृत मानव में इन गतियों में कैसे डिफरेंस होता है? मेरे हिसाब से मैकेनिकल डिफरेंस नहीं है। वही अपन बात कर रहे थे ना, अगर मैकेनिकल डिफरेंस होता तो फिर उसको फिर हम रिवर्स भी सोचने लगते कि हम किसी प्रकार से मैकेनिकल डिफरेंस को ले आए, अध्ययन करने की जरूरत ना हो, है ना, उसी दिशा में जाएगा वो। तो वो इसका उत्तर यही बोल रहे हैं कि मैकेनिकल डिफरेंस नहीं है उसमें। ऐसा भी नहीं है। जीवन की एक मैकेनिकल स्थिति है, उसमें एक प्रकार से वो गठन पूर्णता का स्वरूप है। उसके बाद उसमें केवल गुणात्मक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। उसकी गतियों में परिवर्तन नहीं है ना। मतलब उसके जो ऐसा नहीं है कि अनुभव संपन्न व्यक्ति का मन जो है वो ज्यादा तेज घूम रहा है ना। ये जरूर है कि जीवन और शरीर का जो संवेदनाएं नियंत्रित हो जा रही हैं, तो उसके आधार पर शरीर का जो है वो सदुपयोग हो पा रहा है। ये चीजें, ये वाली भाषा बनेगी वहां पर ये फिजिक्स वाली भाषा वहां पर नहीं बनेगी। जो अपन बात कर रहे थे ना कि हर स्तर के ऊपर भाषा बदलती गई है, फिजिक्स की भाषा, केमिस्ट्री की भाषा, बायोलॉजी की भाषा, है ना। और फिर उसके बाद में
जूलॉजी और है ना उसकी भाषा, फाइनली साइकोलॉजी की भाषा, अब ये वाली भाषा जो है वो चेतना विकास की भाषा है ना। तो भैया ऐसा होता है कि गणितात्मक भाषा के साथ भावनात्मक भाषा जब जुड़ती है तब उसका एक कोशिका लेवल बढ़ ही जाता है। हाँ, हम भी देखते हैं जब कोई सम्स करते हैं तो उसके मीनिंग के साथ जब किया जाता है, उस चीज को इमेजिन करके किया जाता है, तब उसके अंदर कुछ एड ऑन होता ही है। बिल्कुल। और उसके साथ जब कारणात्मक भाषा जुड़ती है तब वो परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है। तो तीनों भाषा का अलग अलग महत्व है, लेकिन तीनों को जुड़ना एक साथ वो शायद इस डायरेक्शन में आगे लेके जाती है। बिल्कुल, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमारे जो पढ़ाते हैं हम उन चीज़ों को, उनको व्यवस्था के अर्थ में पढ़ा सकते हैं क्या, है ना। और उस वैसे मतलब उस गणित का क्या स्वरूप होगा, उस विज्ञान का क्या स्वरूप होगा, है ना। इस बारे में काफ़ी शोध की बात है ना। तो हम मतलब पत्ती का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको तोड़ के उसके काट के उस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, या फिर उसको बेसिकली एक समग्रता में उसका अध्ययन कर रहे हैं, है ना। ये सब बेसिकली शिक्षा की शोध की वस्तुएं हैं। देखिए, ये जो अपने को दर्शन में मिल रहा है वो काफ़ी कोर कंटेंट है ना। मतलब वो अब इसको बच्चों को कैसे देना है वो एक्चुअली हमको बनाना है, उसकी मेथोडोलॉजी को विकसित करना है ना। बच्चों को क्रम से ही दिया जाएगा, है ना। आप सोचो कि नर्सरी के बच्चे को अगर आप बहुत ज़्यादा, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को बहुत ज़्यादा लॉजिक पिलाओगे तो एरोगेंस में चला जाएगा वो, है ना। अभी तो ऐसा ही होता है। तो वो अपने को मतलब किस स्टेज के ऊपर क्या देना है, ये एक्चुअली पेडागोजी का, इन चीज़ों का एक महत्व है। जो प्रियंका कल डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात कर रही थी कि किस आयु में किस तरीके की वस्तु है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, और सब्जेक्ट्स के अंदर कैसे कोरिलेशन करना है ताकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग ना दिखें, उनमें एक कनेक्शन दिखे, है ना। और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक सूत्रधार भी हो, है ना। ताकि अभी क्या होता है क्लास में 45-45 मिनट के अंदर टीवी जैसा स्क्रीन बदलता रहता है, दूसरी टीचर आती रहती है ना। हाँ, पता है इंग्लिश वाले में पढ़ेगी है ना। तो पहले से तैयारी चल रही हो रही होती है मन में। अब तो शायद नहीं है कॉर्पोरल पनिशमेंट, बट हमारे समय में तो था। जी भैया, तो ऐसा अभी जो ये डिस्कशन चली ना भाषा पे, हाँ, तो वो इतना अच्छा लगा कि, और जो बाबा ने देखा है ना वो हमारे नॉर्मल भाषा में वो आ ही नहीं सकता। ठीक बात है ना। और अभी वो परिभाषा है ना, जब पहले हम जुड़े थे तो ऐसा लगता था कि क्या लिखा जा रहा है ना। लेकिन अभी वो ये सारे डिस्कशन से ऐसा लगा कि कितनी खूबसूरत है, हाँ, है ना। पूरा भाषा को, यानी कि हमारे दृष्टिकोण को अलग से हमको कुछ दिखाया जा रहा है ना। राइट। तो वो इतना सुंदर लगा, और ये भी लगता है साथ में कि इससे कम में चलेगा नहीं, ये मिनिमम है ना। जो संगीत मेहता बाबा जी बोल रहे हैं ना, नृत्य का बोल रहे, ये पहचानना, निर्वाह करना, ये हमारा नॉर्मल भाषा में वो नहीं होगा वो। ठीक बात। तो वो बहुत सही बात है। कोई व्यक्ति किसी ब्यूटी को देख रहा है तो उसके अंदर उसकी खुशहाली है, अब वो उस ब्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। इस चीज को एक्चुअली रिकग्नाइज करने की जरूरत है। इस चीज को ड्राई तरीके से ना पढ़ा जाए, है ना। तो कोई व्यक्ति परस्पर अस्तित्व की सुंदरता को देख रहा है। सुंदरता गणित में नहीं आती है, सुंदरता केवल हमारे एप्रिसिएशन में आती है, अनुभव में आती है ना। तो भैया वो इतना अच्छा लग रहा है कि
वो स्वरूप ही कैसा होगा? तो वो देखिए, तो इसीलिए अध्ययन में अध्यापक की आवश्यकता होती है जो उस चीज के साथ में रेजोनेटेड है ना। बुक, हाँ, एआई इसके लिए नहीं कर सकता, एआई ये नहीं कर सकता। जो आदमी कि उसकी आंखें चमक जा रही हैं जब वो बता रहा है ना, क्योंकि वो जो है उसके साथ में रेजोनेटेड है ना, वो जी रहा है उसको, तो वो एक्चुअली फिर वो है ना, वो ड्राई चीज नहीं रह रही है। और भी ऐसा उत्सवित मन होता है कि है ना, यही है जो करना है। बिल्कुल। तो इसके अंदर है ना, ये आपको मतलब कुछ इससे बात स्पष्ट हुई, ऐसा इसमें लगता है कि ये जो दर्शन है ये जीवंत चीज है ना, ये बुक नहीं है, बुक नहीं है। बुक में केवल उसकी इंफॉर्मेशन है ना। और विज्ञान है वो जीवन चीज को मार के स्टडी करता है। ठीक बात। अपन इसको भी ऐसे ले लें कि विज्ञान ने हमको कुछ दिया है, हाँ, उसके ऊपर बाबा जी ने पूरा प्रश्न चिन्ह लगाया है कि विखंडन विधि जो है वो मानव के लिए ठीक नहीं है। समग्रता में अध्ययन होता है। देखिए, विश्लेषण बाबा जी भी कर रहे हैं लेकिन संश्लेषण के साथ कर रहे हैं, है ना। मतलब किसी चीज को दो भाग में कर रहे हैं, है ना। जैसे सत्ता है, प्रकृति है, तो दो भाग हो गए। प्रकृति में जड़ है, चैतन्य है ना। पदार्थावस्था है, तो एक प्रकार से हम श्लेष हटाते जा रहे हैं। श्लेष मतलब चिपकाव, है ना। विश्लेषण एक प्रकार से क्लियर क्लासिफिकेशन कर रहा है ना। तो ये भ्रम है, ये जागृति है। तो कहीं पहले इनके बीच में चिपकाव था कि हमको लगता था कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब उसके अंदर ये सही है, ये गलत है, ये वैध है, ये अवैध है, ये न्याय है, ये अन्याय है, ये धर्म है, ये अधर्म है ना। ये सत्य है, ये असत्य है। तो व्यवहार दर्शन हमेशा विश्लेषण के साथ में होगा। तब जो दिख रहा है उसका विश्लेषण, है ना। लेकिन ये काट पीट करने वाला विश्लेषण नहीं है ना। बढ़िया, तो आगे पढ़ते हैं। आज तो मैं ही पढ़ रहा हूं सारा, थोड़ा क्या भैया, एक सिर्फ क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन था। हाँ, जैसे अभी तो हम एक दूसरे को देख के पहचानते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर बाद पहले गति की बात की ना, जैसे कंपन गति वगैरह, तो जीवन परमाणु में तो सारे एक जैसा ही है परमाणु तो, और सबकी गति भी सेम है वैसे इन द मैकेनिकल फॉर्म में। तो जैसे आपने वो बात कही थी ना कि उन्होंने, उनके गुरु जी ने जैसे बाबा जी को ले गए वगैरह, तो वो पहचानने वाली जो बात है, अगर सारे सेम दिखते हैं, गति भी सेम है, अब आई थिंक वो शायद रूप के आधार पर पहचान नहीं होती होगी। हाँ वही ना मैम, मतलब वो कौन सा डायमेंशन से फिर वो पहचान हो सकती है? परहैप्स बुद्धि के डायमेंशन से। बट वो जैसे फिजिकल फॉर्म में तो वो सेम ही है ना, तो जैसे फिजिकल फॉर्म से शायद नहीं हो रही है, कोई है, ये बात है, पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आपने कैसे पहचाना ये उनका जीवन है ना। ये शंकराचार्य साथ में थे, वो शंकराचार्य ही थे। हाँ, चंद्रशेखर भारती महाराज ही थे या कोई और थे, तो ये तो मुझे नहीं पता। मतलब आई थिंक आई विल बी स्पेक्यूलेटिंग अगर आपके प्रश्न का, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं तो स्पेसिफिकली मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन पर मेरे ख्याल से पुंजाकार के आधार पर पहचाना हो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो दो व्यक्तियों में कम्युनिकेशन, दो जीवनों में कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप और मैं एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं,
नहीं वो मैं समझ गया, बट डिफरेंस नहीं है। तो जैसे अभी आप है और ये मेरी वाइफ है वैसे है, तो अभी बॉडी देख के पहचान में आता है। हाँ, बट वो अगर दोनों सेम चीज लग रही है। हाँ, अभी जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं, है ना, आप मुझको मेरे शरीर मेरे आकार से पहचान रहे हैं, फिर उसके बाद में मान लो मैं अपने घर चला जाता हूँ, आपकी और मेरी फोन पर बात होती है, तब भी आपकी मेरे प्रति स्वीकृति रहती है कि ये मैं वही हूँ जिसके साथ में अपन बड़ौदा के पास में मिले थे, इस है ना समदर्शन आश्रम में मिले थे। कैसे हो रहा है? रूप के आधार पे पहचान नहीं हो रही, ध्वनि के आधार पे पहचान हो रही है ना। शायद ये जीवन और जीवन में भी कुछ पहचान का स्वरूप बना होगा, है ना, तो जो कि इंद्रिय गोचर से अधिक कुछ होता होगा। तो ऐसा मैं मान रहा हूं कि बुद्धि के आधार पे शायद पहचानते होंगे, पता नहीं मुझे, है ना, पता नहीं मुझे, कहना मुश्किल है। भैया ये आपने जो बोला आकार प्रकार श्वास प्रश्वास आस्वादन तथा उत्पादन, तो ये आपने बोला कि स्पष्ट नहीं है ऐसा? हाँ, ये मुझे स्पष्ट नहीं है, तो मैंने इसको मार्क किया हुआ है। हाँ, इसमें भैया ये थोड़ा ऐसा जाता है कि जो आकार प्रकार है वो पदार्थ अवस्था के साथ श्वास है, वो हाँ अवस्था के साथ जुड़ा है, और आस्वादन वो ज्ञानावस्था के साथ मतलब जुड़ा जीव से। हाँ, और तो इसके हिसाब से उसको एक सूत्रात्मक और विसूत्रात्मक भेद से क्रियाएं परिलक्षित है। हाँ, मैंने भी ऐसे ही अनुमान बैठाया हुआ है, बट वो मेरा अनुमान ही है। हाँ, मैं बस अनुमान ही बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अपन ऐसा ही कुछ डिस्कस भी किए थे यहाँ पे। भैया इसमें कहीं पे वो एक पढ़ने में आया था कि जैसे कि समझदारी के साथ कंपन गति अधिक हो जाती है, ऐसा कहीं ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा है, सुना था। आई थिंक गठनमूलकता के साथ कंपनात्मक गति बढ़ जाती है, लेकिन समझदारी के साथ कंपनात्मक गति ओके उस संदर्भ में होगा कि गठन के साथ कंपनात्मक गति अधिक हो जाए, राइट, उस संदर्भ से होगा, राइट, क्योंकि वो मैकेनिकली तो भैया आपका वो ठीक लगता है, लॉजिक में ही है ना। और मतलब बाबा जी से भी कंफर्मेशन किया है कि क्या कंपनात्मक गति बढ़ जाती है या नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उसमें बढ़ने की कोई बात नहीं है उसमें वो। ठीक है जी, यहाँ पे ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद अपन मिलकर पढ़ेंगे। ये चैतन्य इकाई में कंपनात्मक गति है, वो मैंने अध्ययन में भी ऐसा सुना था कि कंपनात्मक गति तो जीवन परमाणु में ही बढ़ जाती है जो विकास क्रम में, लेकिन अधिकता की विशेषता का ऐसा समझ में आया था कि सत्यबोध जैसे होता है 4.5 क्रिया से थोड़ी ऊपर क्रिया शुरू होती है, तो उसके आधार पर जो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है उसको ही विशेषता बताया था, ऐसा कुछ था। इसलिए मैं आगे भी आपको प्रश्न किया। गुणात्मक परिवर्तन होता है, ये वाली बात सही है, बट उसका मैकेनिकल कोई चेंज हो जाता है जीवन में, ऐसा मेरा मानना नहीं। कंपनात्मक गति व्यक्त होती है ऐसा। हाँ, ये कह सकते हैं, सत्य के आधार पर ऐसा, जैसे सत्य बोध होता है इसके आधार पर। हाँ, एक जगह संज्ञान इस तरीके की भाषा आई है, कंपनात्मक गति संज्ञानशीलता की महिमा है और वर्तुलात्मक गति जो है वो संवेदनशीलता की महिमा है। तो उन्होंने एक प्रकार से जड़ का मैपिंग किया है, उस तरह से उसको देख सकते हैं। बढ़िया, अपन आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं।